आप सभी स्टूडेंट का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। और अपन कक्षा 9 का जो है वो तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, परमाणु और अणु। कल जो पिछला सेशन समाप्त हुआ था उसमें हमने परमाणु के बारे में जो भारतीय दार्शनिकों के विचार थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया, और जो रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं उन दोनों नियमों के बारे में भी हमने पढ़ा। एक आपका था नियम द्रव्यमान हस्तांतरण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। तो उससे अपन आगे बात की शुरुआत करते हैं। अपन एक वैज्ञानिक हुए हैं 1808 में, और उन्होंने जो पूर्व धारणाएं थी और अपने कुछ अभिग्रह थे, अपने कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने निष्कर्ष के आधार पर परमाणु के बारे में एक सिद्धांत दिया जिसको परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और उन वैज्ञानिक का नाम जॉन डॉल्टन था। यह सिद्धांत जो था वो 1808 में दिया गया था। इनके जो है 6 बातें हैं, और उन्होंने 6 बातों में जो है काफ़ी कुछ परमाणु के बारे में स्पष्टीकरण किया। उस समय की बात में इन्होंने बताया कि जो भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, वो सभी पदार्थ जो होते हैं वो सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं, और उन्होंने सूक्ष्मतम कणों का नाम क्या दिया? परमाणु दिया। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो परमाणु होते हैं वो परमाणु किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म कण हैं, और उनको नष्ट तो किसी अभिक्रिया में नष्ट किया जा सकता है, नहीं उसी किसी अभिक्रिया में उसको बनाया जा सकता है। तो वो ये दूसरी बात बताई। फिर जो उन्होंने तीसरी बात बताई कि जो भी एक विशेष तत्व है, जैसे मान लीजिए वह तत्व लोहा है, मान लीजिए वह तत्व सोना है, मान लीजिए वह तत्व हाइड्रोजन है, मान लीजिए वह तत्व ऑक्सीजन है। जो कोई भी एक तत्व है और उस एक ही विशेष तत्व के जो सभी परमाणु होते हैं उनके जो द्रव्यमान है और उनके जो रासायनिक गुण हैं वो समान होते हैं। फिर जो अगली बात बताई, चौथी बात, उन्होंने कहा कि जो अलग अलग प्रकार के जो तत्व होते हैं, अलग अलग प्रकार के तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित संख्या में संयोग करके और यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने चौथी बात बताई। फिर उन्होंने पांचवी बात बताई कि रासायनिक चौथी बात उन्होंने बताई कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके जो द्रव्यमान है और रासायनिक गुण है वो भिन्न भिन्न होते हैं। और जो पांचवी बात बताई उन्होंने कि अलग अलग जो प्रकार के परमाणु हैं, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं वो एक निश्चित पूर्ण संख्या में, मतलब अपन कह सकते हैं भाग में वगैरह नहीं, बट्टों में नहीं, दशमलव की संख्या में नहीं, उन्होंने एक पूर्ण संख्या में जो है वो संयोग करके और यौगिकों का अणु का निर्माण करते हैं। और उन्होंने जो लास्ट बात बताई कि किसी भी यौगिक में संबंधित परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। ये बात बता रहे हैं जो अपने स्थिर अनुपात का नियम था, दूसरा नियम, उसके आधार पर उन्होंने जो ये बातें बताई। तो ये जो परमाणु सिद्धांत है इम्पोर्टेंट है, और परीक्षा में जो है इनमें से सीधा सवाल बनता है कि जॉन डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए। तो इसमें से अपने को ये जो इनके 6 अभिग्रहित हैं, 6 बातें हैं, वो 6 बातें अपने को बतानी है। फिर अपन आगे देखते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु के बारे में वैसे अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है? तत्व। वो हमने परिभाषा पढ़ ली थी पिछले पाठ के अंदर, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तथा उस कण के अंदर उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। लेकिन एक बात और है, वह स्वतंत्र भी नहीं रह सकता। ये अपवाद है, अपन अपवाद ही पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली परिभाषा में कहेंगे कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो इसको रद्द कर देते हैं, आपने उतार लिया होगा इसको, परिभाषा रद्द देते हैं परमाणु की क्या परिभाषा है। परमाणु जिसको एटम्स कहा जाता है, परमाणु। तो परमाणु की परिभाषा अपन दे सकते हैं, किसी भी तत्व का सूक्ष्म
से सूक्ष्म कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता एवं जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इसमें अपवाद है, पढ़ेंगे अपन। कुछ ऐसी भी गैसें हैं जो एक परमाणु होती है, तो कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर का सीधा सवाल पूछते हैं कि कोई एक परमाणु गैस का नाम लिखिए, तो वो भी अपन देखेंगे आगे। लेकिन नॉर्मली परिभाषा में कहेंगे कि लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। क्या करता है? परमाणु कर लेता है। यानी कभी भी अपन ऐसा नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन परमाणु स्वतंत्र हाइड्रोजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का स्वतंत्र ऑक्सीजन का परमाणु है, नाइट्रोजन का स्वतंत्र ऑक्सीजन का परमाणु है। इस प्रकार जो है वो परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो ये जो है वो परमाणु की परिभाषा है। अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु, नाइट्रोजन का परमाणु, इस प्रकार उसको कहा जा सकता है। अपन अभी बात करते हैं प्रतीक, सिंबल। अगर अपन बात करते हैं, यदि 1900 ईस्वी के आसपास की बात करते हैं, तो उस समय जो है वो परमाणु के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बहुत कम जानकारी होती थी। और ऐसा कहा जाता है कि 1865 के आसपास में लगभग ऐसे 63-64 परमाणु के बारे में जानकारी मिली थी। लेकिन उससे पहले यदि 1829-30 के आसपास में देखा तो बहुत कम परमाणु ज्ञात थे। तो उनके फिर वैज्ञानिकों ने जो है उनके प्रतीक बनाए। तो इस प्रकार अपने बुक में उन प्रतीकों का जो फोटो दे रखा है, वैसे कोई उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, पूछते नहीं है परीक्षा में, लेकिन वो उस समय की जानकारी के अनुसार उन्होंने कुछ उनके परमाणुओं के प्रतीक निर्धारित कर दिए। और वर्तमान समय में अपन देखते हैं कि जो एक आवर्त सारणी बनी है 10th कक्षा के अंदर, और 10th कक्षा के अंदर जो 118 तत्व वर्तमान में ज्ञात हैं, उनके बारे में हर एक जो परमाणु होता है उनका प्रतीक, उनका नाम कई जो है वो लिया गया है, या उनके लैटिन नाम के जो है वो 1 या 2, अधिकतम 2 अक्षर और मिनिमम जो है वो 1 अक्षर लिया जाता है। तो अपन को एक टेबल दे रखी है अपनी 9th कक्षा के अंदर, और उन टेबल के अंदर से अपन को बार बार रिवाइज करना है, लिखना है 2-3 बार, और अपने को वो जो तत्व है उनके प्रतीकों के बारे में अपने को प्रतीक याद करना है। क्योंकि कई ऐसे भी तत्व हैं जिनके प्रतीक नाम उनके समान स्पेलिंग से शुरू होते हैं, लेकिन उनके प्रतीक जो है वो अलग ढंग से दिए गए हैं। जैसे अपन कुछ उदाहरण दे देते हैं और बाकी अपन को टेबल बना करके वो करनी है। तो अपन कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की, ये जो है ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का जो वर्तमान प्रतीक होता है उसके नाम की स्पेलिंग का जो है वो कैपिटल अक्षर HC होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है वो, उनका प्रतीक जो होता है वो N होता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का O हो जाएगा Fe, जिसको फेरम बोलते हैं, लैटिन नाम के आधार पर उसका प्रतीक Fe रखा है, फेरम। आयरन को अपन फेरम नाम से जानते हैं। सोना जो होता है उसका प्रतीक Au, ऑरम, AURUM, ऑरम, उसका लैटिन नाम, ऑरम का मतलब होता है पीला। तो जो सोना अपन जानते हैं पीले कलर का होता है, तो उसका उनका प्रतीक भी क्या रख दिया है, वो रख दिया। उसी प्रकार कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जिसके प्रतीक जो है वो उनके स्पेलिंग से नहीं लेकर के लैटिन नाम से लिए गए हैं। जैसे हम बात करते हैं सोडियम, Na, तो Na का प्रतीक जो वास्तव में कहते हैं सोडियम, लेकिन स्पेलिंग उसकी सोडियम SO शुरू होती है, लेकिन उनका जो प्रतीक लिया गया है वो Na, नेट्रियम से लिया गया है, और वो उनका लैटिन नाम है। उसी प्रकार
पोटेशियम की स्पेलिंग जो है वो पी से शुरू होती है, लेकिन उसका लैटिन नाम चूंकि केलियम बोलते हैं, इसका उसका प्रतीक जो है वो के लिया गया है। इस प्रकार की जो टेबल बनी है अपने को प्रतीकों को जो है वो रिवाइज करना है। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रतीक है, उसी प्रकार अपन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं बोरॉन, ये बोरॉन का जो प्रतीक होता है वो बी है, लेकिन जो अपने ब्रोमीन है, एक गैस है, ब्रोमीन अधातु है, ब्रोमीन जो है उनका प्रतीक जो लिया गया है वो बी आर से लिया गया है, बी आर। एक उसका कैपिटल लेटर है और दूसरा स्मॉल लेटर। जो प्रतीक निर्धारित किया गया है अपने को वैसे ही लिखना है, जो स्मॉल लेटर है वो स्मॉल लेटर में लिखना, कैपिटल लेटर है कैपिटल लेटर में लिखना। अपने को ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बी स्मॉल कर दिया, आर भी स्मॉल कर दिया, या मेरे को तो बढ़िया लगता है भाई कि मैं बी भी बड़ा करूंगा और आर भी बड़ा करूंगा। तो इस प्रकार ये अपने एक IUPAC संस्था है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो संस्था होती है वो जो नाम निर्धारित कर लेती है उसके अनुसार वो नाम केमिस्ट्री के अंदर जो है वो लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार ब्रोमीन है, उसी प्रकार बेरिलियम है, बेरिलियम का जो प्रतीक निर्धारित किया गया है वो क्या है, BE है। तो इस प्रकार इनके प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। तो अपने जो है वो प्रतीक हो गए। अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह परमाणु द्रव्यमान अलग अलग समय में अलग अलग रूप से उनका जो है वो व्याख्या की गई, ऑक्सीजन की तुलना में उसके बारे में बात बताई गई। उसके अलावा और भी जो है तुलनात्मक रूप से उसका अध्ययन किया गया। वर्तमान में जो परिभाषा काम आती है वो परिभाषा ये है कि किसी भी जो है तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितने गुना वो भारी है, वो उसका परमाणु द्रव्यमान की जो है वो परिभाषा निर्धारित की गई है। अपन अगली बात करते हैं अणु और उसके प्रकार। तो जो अपन अणु की बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि परमाणु जो होते हैं, परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। अणु जो परमाणु होते हैं वो अणु का निर्माण करते हैं, सीधी परिभाषा। अब मान लीजिए यदि समान प्रकार के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तो वो तत्व के अणु कहलाते हैं। और यदि अलग अलग प्रकार के जो परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं अलग अलग तत्वों के, और वो भी रासायनिक संयोग करके यदि उसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाते हैं यौगिकों के अणु। तो अपन परिभाषा लोक में रख सकते हैं कि परमाणु रासायनिक संयोजन करके अणु का निर्माण करते हैं। अणु का निर्माण करते हैं। और अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है। जैसे H2 का अणु स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है, H2O का अणु स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है। तो अपन कह सकते हैं अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और इस अणु में संबंधित तत्व और यौगिक के जो है वो गुण विद्यमान होते हैं। यदि मान लीजिए जो अणु है वो यदि तत्व का अणु है तो सभी तत्व के उसमें गुण विद्यमान होंगे, और यौगिक का अणु है जैसे H2O तो उसमें H2O के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो अणु के जो है वो 2 प्रकार हो गए, बुक में लिखे। अपने को प्रकार जो है वो करके अपन उसकी परिभाषा दे सकते हैं। अपन कह सकते हैं प्रकार में पहला जो प्रकार है वो कहेंगे तत्व का अणु, और नंबर 2 ये भी परिभाषा बुक में लिख रखी है, और यौगिक का अणु, यौगिक का अणु। तो अणु 2 प्रकार के हो गए। तत्व का अणु में सभी परमाणु जो होता है वो समान प्रकार के परमाणु आपस में संयोग करके तत्व का अणु बनाते हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं, ये आपके सामने उदाहरण है O+O, सामने क्या बन गया O2, N+N, सामने क्या बन गया N2। यहाँ पर अपन बात करते हैं O+O+O, ओजोन का अणु बन जाएगा। तो ये जो अणु है ये ऑक्सीजन का अणु है, ये अणु है नाइट्रोजन का है, और ये ओजोन का अणु। ओजोन के एक अणु के अंदर जो है वो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। उसी प्रकार यदि अपन यौगिक के अणु की बात करें तो यौगिक का अणु सर्वसाधारण है H2+O, अपन कह सकते हैं H2O।
ठीक है। उसी प्रकार अपन कर सकते हैं H2 प्लस S, तो यहाँ बन गया H2S। उसी प्रकार C प्लस O2, यहाँ क्या बन गया CO2। ये सभी जो है ये चूंकि अलग अलग इसमें परमाणु भाग ले रहे हैं, इसलिए ये यौगिक अणु कहलाते हैं। अब अपने इसमें एक इम्पोर्टेंट ये परिभाषा बच गई, इसको बोलते हैं परमाणुकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी परीक्षा में इसके अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमाणुकता कैसे करता है। और इसी में अपन आता है कि किसी भी अणु में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या है वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। अब यदि मान लीजिए एक ही ऐसा अणु है जिसके अंदर परमाणु एक ही है, जैसे हम बात करते हैं कुछ गैसें हैं, तो यहाँ देख लीजिए ये अंतिम अपने इस सेशन का टॉपिक है। उसके बाद अगले सेशन में अपन आगे और इसमें पढ़ेंगे इस पार्ट में। तो पहला है परमाणुकता, इसकी परिभाषा लिख लें आप। किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं, किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कहलाती है। जैसे देखो, जैसे अपन जानते हैं कि जो ऑक्सीजन का जो अणु होता है उसके अंदर टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अणु एक है, अणु हमेशा आगे लिखते हैं, परमाणु पीछे पैरों में लिखते हैं। ये याद रखने का तरीका है कि अणु की जो संख्या होती है वो कहाँ लगते हैं? आगे। परमाणु की संख्या कहाँ लगते हैं? पीछे, वो भी पैरों के अंदर छोटी संख्या में। तो जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की जो परमाणुकता है, अपन बात करते हैं यहाँ पर एक टेबल टाइप बना लेते हैं। ये अपन कहेंगे अणु और यहाँ पर कहेंगे परमाणुकता। देखिए यहाँ पर तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ O2 की। ये O2 के एक अणु के अंदर परमाणु की संख्या कितनी है? तो 2। तो इसकी परमाणुकता भी कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ देखो ये CO2 है, तो CO2 के अंदर जो टोटल परमाणु है ये कार्बन, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो कार्बन और 2 ऑक्सीजन, टोटल परमाणुकता कितनी है? यहाँ पर 3 है। उसी प्रकार ओजोन, ये O3 में टोटल परमाणु की संख्या कितनी है? ओजोन का अणु 1 है, परमाणु की संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ पर इसकी परमाणुकता भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन जो है उसकी परमाणुकता लग सकते हैं। मान लीजिए यही सूत्र है, ये अपने सूत्र ना H2SO4, मान लीजिए H2SO4, तो इसकी परमाणुकता कितनी है? तो अपन कहेंगे 2, और सल्फर के पास में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में कितने लिखे हुए? 4। तो 2 और 1 3 और 4 कितने हो गए? 7। तो इसकी परमाणुकता कितनी है? 7 है। तो इस प्रकार इसकी परमाणुकता बता सकते हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज और है, 1 नंबर टाइप का सवाल बन सकता है इसके अंदर। कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक परमाणु गैस का नाम लिखिए। तो एक परमाणु जो गैस है ये वो गैसें हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। ये जो है ये सभी गैसें, इसको निष्क्रिय गैसें, नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें इस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये जो है ये सभी एक परमाणु गैसें हैं, इसको अपन एक परमाणु गैसों के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक परमाणु गैस। तो इस प्रकार जो आज के सेशन में हमने पढ़ा परमाणु सिद्धांत और परमाणु क्या होता है और प्रतीक क्या है उसके, परमाणु द्रव्यमान क्या है, अणु और उसके प्रकार और परमाणुकता। अगले सेशन में अपन आगे की बात पढ़ेंगे। यदि आपको लगता है कि हमारे स्कूल की तरफ से बढ़िया प्रयास किया जा रहा है, हम अच्छा समझ रहे हैं और हम घर बैठे अध्ययन आराम से कर सकते हैं, तो अपने स्कूल के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, इन वीडियो को सभी टीचर्स के, मैथ के, इंग्लिश के, इन प्रकार के जो सभी टीचर जो अच्छा प्रयास करते हैं आपके लिए, तो उनको आप आगे भी शेयर करें, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट है जो अभी स्कूल नहीं जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उनको भी इसका लाभ है। ठीक।